हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है रोड टू सक्सेस की यूट्यूब चैनल पे। और आज एक बार फिर हम यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं आपस में, जहाँ पे मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कोर्स। और वो कोर्स है यूजीसी नेट का पेपर वन। जी हाँ। इतने दिनों से हम लोग दिसंबर वाले एग्जाम के लिए क्वेश्चन आंसर का रिवीजन कर रहे थे। पर रिवीजन वाला जो सिलसिला है वो अब हो चुका है समाप्त, क्योंकि एग्जाम भी हो चुके हैं खत्म। एक पेपर बस बाकी है, जो पोस्टपोन वाला पेपर था 15 तारीख का। इसके अलावा कोई भी पेपर बचा नहीं है। यानी कि जो एस्पिरेंट्स हैं वो सब नए एस्पिरेंट्स हैं, या फिर वो एस्पिरेंट्स हैं जिनका एग्जाम इस बार उतना अच्छा नहीं हुआ, उन्हें समझ में आ चुका होगा। और आप लोग अब अपने अगले लक्ष्य की तैयारी कर रहे हैं। अगले लक्ष्य की तैयारी कौन सी? अगले लक्ष्य की तैयारी है यूजीसी नेट जून 2025। जी हाँ। एनटीए की तरफ से जो एग्जाम कंडक्ट होने वाला है जून में, उसके लिए मैं जानता हूँ आप सब लोग बिल्कुल उत्साह के साथ लग चुके हैं। बिल्कुल जोर शोर से तैयारी शुरू हो चुकी है। और आपके तैयारी को इस बार आसान बनाने के लिए मैं लेकर आया हूँ आपके लिए यूजीसी नेट का कोर्स, जो कि मैं करवाऊंगा यूट्यूब पे। अब मैं आपको थोड़ा बता दूं कि इस कोर्स में क्या क्या चीजें होने वाली हैं। तो देखिए, इस कोर्स में आपको एक यूनिट नहीं, दो यूनिट नहीं, तीन यूनिट नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, सात नहीं, आठ नहीं, नौ नहीं, बल्कि पूरे 10 यूनिट पेपर वन के मिलेंगे। जी हाँ। और वो 10 यूनिट कराने वाले शख्स का नाम क्या है? मैं मैं ही आपको 10 के 10 यूनिट्स कराऊंगा। कोई और नहीं कराने वाला है यहाँ पे क्लासेस, सिर्फ मैं कराऊंगा। एटलीस्ट शॉर्ट रन में तो यही है। 10 के 10 यूनिट्स मैं आपको बताऊंगा, और मैं अपने एक्सपेक्टेशंस और अपने एक्सपीरियंसेस और अपने तमाम जो भी मैंने सीखा है सारी चीज़ों को आपके साथ साझा करूंगा। तो ये जो सेशन है, ये सेशन बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूं, ताकि आपको मेरी शक्ल इतने बड़े स्क्रीन में देखने की जरूरत ना पड़े। आपको वो चीज़ भी दिखे जो चीज़ मैं आपके लिए लेके आया हूँ। जी हाँ। तो ये एक सेकेंड, इसे क्या मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ? नहीं, इसे मैं नीचे ला सकता हूँ। ओके, चलिए। तो देखिए, जो मैं चीज़ आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये कोर्स बिल्कुल फ्री है यूट्यूब पे। हर एक चीज़ कवर करने की कोशिश की जाएगी, स्टार्टिंग फ्रॉम टीचिंग एप्टीट्यूड टू पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। अब सवाल ये है कि आप मेरे से क्यों पढ़े, आप मेरे चैनल पे क्यों पढ़े? आखिर ऐसा क्या मैं दे दूंगा आपको जो आपको दूसरे चैनल्स नहीं दे पा रहे हैं? तो देखिए, सबसे पहला चीज़ तो ये है, नंबर वन जो मेरा यूएसपी रहेगा। ठीक है। नंबर वन जो मेरी यूएसपी रहेगी वो मैं आपको बता दूं। पहली यूएसपी वो ये है कि ये फ्री होने वाला है कंटेंट पूरा। फ्री कंटेंट, कोई भी पैसे नहीं लगेंगे। ना ही मैं कोई पेड कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, पेड कोर्स अभी नहीं होंगे। मैंने सोचा था पेड कोर्स करूंगा, पर पेड कोर्स मैंने अभी नहीं किया। ये कंटेंट फ्री रहने वाले हैं, यानी कि पूरा कोर्स आपको फ्री मिलेगा। एक पैसे भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक चीज खर्च करना है इसमें, वो है टाइम। और वो भी वैल्यूएबल टाइम। और वो भी ऐसी जगह पे जहां पे आपको रिच कंटेंट मिल रहा है। तीसरा चीज, कि क्यों मुझसे आप पढ़ें, क्यों आप मेरे चैनल पे पढ़ें। मैंने हाल ही में यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है, वो भी 2 बार। यानी कि अभी के जो ट्रेंड है, उन ट्रेंड के साथ मैं अच्छी तरह से अवगत हूँ। मैं जानता हूँ कौन कौन सी चीजें जरूरी है, कौन कौन सी चीजें जरूरी नहीं है, कौन कौन सी चीजों को अवॉइड ही करना चाहिए। और मैं अभी हाल ही एक एस्पिरेंट रहा हूँ, तो मैं एस्पिरेंट का भी दुख तकलीफ, इच्छाएं अपेक्षाएं सब समझ सकता हूँ। राइट। चौथी चीज, मेरे चैनल पे बकवास नहीं होगा। नो बकवास। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि किस चैनल में बकवास होता है, बिल्कुल नहीं कहूंगा। लेकिन बकवास से मेरा मतलब है कि क्रिंज। मेरे चैनल पे आपको क्रिंज नहीं मिलेगा। ना ही मैं अपने चैनल पे आके किसी दूसरे चैनल के बारे में निंदा करूंगा। मैं नाम नहीं लूंगा चैनल का, वो लोग बहुत बड़े चैनल हैं, मेरी हैसियत क्या है उनके सामने? सब्सक्राइबर्स वाइज और वॉच आवर वाइज मेरी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन कंटेंट वाइज मैं उनसे काफ़ी अच्छा हूँ, ये मैं डंके की चोट पे कहता हूँ। तो देखिए, ऐसे बात है कि मेरे चैनल पे क्रिंज नहीं रहेगा। इसका मतलब ये है कि बाकी चैनल्स पे जो चीजें हो रही है ना, कि क्लास शुरू होने से पहले 15 मिनट उस कंपनी के बारे में, उस चैनल के बारे में बुराई करो, ये वो तो ऐसे करा रही है, तो ऐसे करा रहे हैं हम, हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया, ये सारी चीजें यहाँ नहीं होंगी। ठीक है। ये भी जो इंट्रोडक्शन हो रहा है, ये आज पहला सेशन इसलिए हो रहा है, अदरवाइज ये भी बहुत शॉर्ट में रखूंगा। अब दूसरे चैनल ऐसा क्यों करते हैं, उसका जो मेन वजह है वो ये है कि वो प्रॉफिट मेकिंग चैनल्स हैं। ठीक है। उनकी भी कोई गलती नहीं है, उनको अपना प्रॉफिट बनाना है, उनको मार्केट कैप्चर करना है। यूजीसी नेट एक ऐसा डोमेन है जहाँ पे आजकल बहुत सारे टीचर्स हैं, तो उनको मार्केट कैप्चर करना है, जिसके लिए वो स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। बहुत अच्छी बात है। पर उस चक्कर में स्टूडेंट्स का थोड़ा नुकसान हो जाता है, मैं नहीं चाहता वो नुकसान हो।
तो ये एक वजह है कि आप मेरे चैनल पे क्लास करो, यहाँ पे बकवास नहीं होगा, यहाँ पे आपको रिच कंटेंट मिलेगा। पांचवा चीज, एक्सपीरियंस शेयर करूंगा मैं, एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, पांचवा चीज। छठा चीज जो बहुत ही स्पेशल है, छठा चीज बहुत स्पेशल है आप लोग के लिए। अगर मेरे लगातार व्यूअर्स होते हैं, इफ, यहाँ एक इफ कंडीशन है, मेरे व्यूअर्स लगातार होते हैं तो मैं लाइव सेशंस भी रखूंगा, कभी कभी लाइव सेशंस ऑन गूगल मीट, ये मैंने सोचा है। ऑफ कोर्स ये लाइव सेशंस फ्री होंगे, इसके कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। गूगल मीट पे मैं लाइव सेशंस लूंगा जहां पे आप लोग सब कनेक्ट हो सकते हैं और लाइव डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, लाइव डाउट्स पूछ सकते हैं। इसके अलावा सातवां रीजन, मैं अपने नंबर पे अवेलेबल हूँ, 9830060368। मैं एक बहुत ही छोटे स्तर पे ये चीज़ करता हूँ, मेरी कोई टीम नहीं है। अभी फिलहाल तो कोई टीम नहीं है। एक समय था जब मेरी टीम थी, अब नहीं है, हो सकता है फ्यूचर में हो। तो ये जो कॉल्स है ये मैं ही अटेंड करता हूँ, ये मेरा ही नंबर है। ठीक है, तो अगर आप इस पे मुझे व्हाट्सएप करें, मैं चाहूंगा कि आप व्हाट्सएप करें कॉल करने के बजाय। आप कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन कॉल का एक सर्टेन टाइमिंग है, उसी टाइम पे मैं कॉल उठाता हूँ। वो टाइमिंग है रात 9:30 के बाद, पोस्ट 9:30 PM, और सुबह टिल 8 AM। 9:30 to 12, ये भी ज़्यादा नहीं, 9:30 to 12 और टिल 8 AM, सुबह 6 से 8 कर लो आप। मैं आपके फ़ोन पे डाउट सॉल्व कर सकता हूँ। पर आप व्हाट्सएप करो तो मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दे दूंगा, भले ही थोड़ा लेट से दूं पर दे दूंगा। तो ये सारे बेनिफिट है जो आपको मेरे चैनल पे मिलेंगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है गूगल मीट वाला और नो बकवास वाला। कोई क्रिंज नहीं रहेगा मेरे चैनल पे, किसी भी तरह का क्रिंज नहीं, फुल फ्लेजेड कोर्स होंगे, प्रॉपर लेक्चर डिस्कशन होगा। और एक चीज और जो मैं आपको देना चाहता हूँ वो ये है, मैं बता देता हूँ आपको, करियर वाइज गाइडेंस। करियर वाइज गाइडेंस भी यहाँ पे मिलेगा आपको। फुल गाइडेंस आपको मैं दूंगा करियर वाइज, कि क्या करना चाहिए, पीएचडी कितना जरूरी है। अक्सर चैनल पे आपको गुमराह किया जाता है कि पीएचडी ही लाइफ है, पीएचडी ही जिंदगी है, लेकिन पीएचडी ही जिंदगी नहीं है। मैं कहूँगा कि उन चैनल से गुमराह मत होएं। अपनी रिसर्च खुद करें और तभी डिसीजन लें कि पीएचडी करना है नहीं करना है। ये कोर्स उनके लिए है जो यूजीसी नेट को बहुत ही दिलो जान से चाहते हैं, और ये कोर्स मैं पढ़ा सकता हूँ, तो सप्लाई एंड डिमांड को मैं मीट कर रहा हूँ। तो यही मिला जुला के आइडिया है, इंटेंशन है इस कोर्स को शुरू करने का, जो कि बिल्कुल फ्री होने वाला है, बिल्कुल बिल्कुल फ्री, एक चार्जेस नहीं लूंगा मैं। तो जिन लोगों ने ये ठाना है कि वो यूजीसी नेट की तैयारी करेंगे, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल पे। आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड से क्लास शुरू करने वाले हैं। जिन्होंने ये सोचा था कि यूजीसी नेट क्वालिफाई करेंगे पिछले साल या उससे पिछले साल, अभी तक नहीं कर पाए हैं, उनको मैं कहूंगा कि एक नए उत्साह के साथ आइए, एक नए उम्मीद के साथ आइए, उम्मीद की किरण जगाइए और फिर से लग जाइए एग्जाम के प्रिपरेशन में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है, बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन है जो मैंने कहीं पढ़ा था। अ, वो ये है कि क्या हुआ कि युद्ध हार गए, क्या हुआ कि मैदान हार गए, अभी सब कुछ नहीं हारे। क्या हुआ जो मैदान हार गए, अभी सब कुछ नहीं हारे। वो अदम्य शक्ति, वो अदम्य शक्ति जो सर झुकाने और सजदा करने को तैयार नहीं है। वो अदम्य शक्ति जो सर झुकाने और सजदा करने को तैयार नहीं है। तो क्या हुआ जो सब हार गए। एक नई उम्मीद के साथ आइए, क्लासेस करिए, और बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने आप को यूजीसी नेट के लिए तैयार करिए। क्लास की तरफ बढ़ते हैं, शुरू करते हैं अपना पहला लेक्चर जो है टीचिंग एप्टीट्यूड का। और टॉपिक में, चैप्टर का नाम है लेवल्स ऑफ लर्निंग एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। लेवल्स ऑफ लर्निंग एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, ये दो चीजें हम आज पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे इस पे, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होने वाले हैं, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस ही लेके आया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये पसंद आएगा। बहरहाल शुरू करते हैं, मैं अपने स्लाइड शो को ऑन कर देता हूँ, एक सेकेंड, फोन आ रहा है, इसको करते हैं बंद और स्लाइड शो करते हैं शुरू। कैसे होगा स्लाइड शो शुरू? हाँ, ये रहा, फ्रॉम बिगिनिंग। हाँ, ये रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे कैसे बढ़ेंगे? हाँ, ये रहा नो योर एजुकेटर। मुझे जान लीजिए थोड़ा सा, मेरा नाम देवांशु चौरसिया है। 2 बारी यूजीसी नेट क्वालिफाई कर चुका हूँ और 99.1 परसेंटाइल मेरा स्कोर रहा है। एमएससी इकोनॉमिक्स, एमए हिंदी, 6 साल की टीचिंग एक्सपीरियंस है। कॉर्पोरेट में भी काम करता हूँ, जेनपैक्ट में। और आपको कॉर्पोरेट का भी ज्ञान दे सकता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं अपना पहला जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, बेसिक टीचिंग। देखिए, टीचिंग मॉडल्स जो है ना, पढ़ाने की जो पद्धति है, ये चैप्टर क्यों जरूरी है? सबसे पहले इसे समझिए कि ये चैप्टर जरूरी क्यों है, ठीक है। तो देखिए, इस चैप्टर के जरूरी होने का जो मेन उद्देश्य ये है कि आप यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के बाद क्या करोगे। व्हाट विल यू डू इफ यू क्वालिफाई यूजीसी नेट? आपकी हैसियत किस चीज़ की रहेगी? या तो आप टीचर बनोगे, प्रोफेसर यानी टीचर ही हो गया, पढ़ाने की काम है, या तो आप रिसर्चर बनोगे। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो सिलेबस में वो सारी चीजें हैं जो टीचिंग के लिए जरूरी है या तो रिसर्च के लिए जरूरी है। वो सारी चीजें ही रखी है यूजीसी नेट वालों ने, यानी एनटीए वालों ने। टीचिंग एप्टीट्यूड रखा जो टीचिंग के लिए जरूरी है, रिसर्च एप्टीट्यूड रखा जो रिसर्च के लिए जरूरी है, आईसीटी रखा क्योंकि आप बिना कंप्यूटर के आजकल पढ़ा नहीं सकते, बिना टेक्नोलॉजी के नहीं पढ़ा सकते। कम्युनिकेशन चैप्टर को रखा गया क्योंकि स्टूडेंट के साथ आपको बात ही करनी है, राइट। अगर आप बात करने का गेम क्रैक नहीं कर सकते तो आप क्या ही पढ़ाओगे। कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसके अलावा हायर एजुकेशन रखा क्योंकि आप ऑफ कोर्स एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी आ सकते हो। इसके अलावा पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट तो ऐसा यूनिट है जो कि आज के हर एक कोर्स में रहना चाहिए। हमें अपने एनवायरनमेंट के बारे में अच्छी तरह से दुरुस्त खबर होनी चाहिए। बहुत ही जरूरी है कि आपको अपने एनवायरनमेंट के बारे में खबर दुरुस्त हो, बहुत जरूरी है। इसके अलावा क्या है, कॉम्प्रिहेंशन है। कॉम्प्रिहेंशन भी जरूरी है। आप कितने अच्छे से चीज़ों को कॉम्प्रिहेंड कर सकते हो, उतनी ही अच्छे से आप चीज़ों को आर्टिकुलेट कर पाओगे। इसके अलावा मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग इसलिए रखा गया है क्योंकि इससे आपकी जो दिमाग की सोचने की जो शक्ति है वो विकसित होती है। ओके, लॉजिकल रीजनिंग, आप लॉजिकल इंसान, रैशनल इंसान बनते हो। तो जो पहला यूनिट है उसमें हम बताते हैं कि टीचिंग की मेथड्स क्या होते हैं, जो बेसिक मेथड्स है टीचिंग की वो कैसे होते हैं। इंसान टीच कैसे कर सकता है या पढ़ा कैसे सकता है, उसकी पद्धति क्या होती है। तो देखिए, 2 मेथड्स हैं बेसिक। ऐसे तो कई क्लासिफिकेशंस हैं पर जो बेसिक है वो 2 है। एक है पेडागोजिकल या पेडागोजिकल, कुछ भी पढ़ लो आप, जैसे भी आपको उच्चारण करना है, और दूसरा है एंड्रागोजिकल। तो पेडा और एंड्रा में डिफरेंस क्या है? तो देखिए, पेडागोजिकल होती है इंस्ट्रक्टर डिपेंडेंट लर्निंग, कि जब आप किसी एक व्यक्ति के इंस्ट्रक्शंस के आधार पे सीख रहे हो। जैसे आप जब किचन में जाते हो पहली बार लाइफ में, चाय बनाने गए या मैगी बनाने गए, हम लोग सबसे पहले इसी से शुरू करते हैं, राइट। या तो चाय और या तो मैगी, क्योंकि ये 2 ऐसी चीज है मेरे दोस्तों जो हिंदुस्तान के हर कोने में खाई जाती है। इसमें कोई साउथ इंडियन कुजीन और नॉर्थ इंडियन कुजीन नहीं होता। ये 2 ऐसी चीजें हैं जो हर जगह खाई जाती है, इसलिए हर इंसान जब खाना बनाना सीखता है वो या तो चाय से सीखता है या तो मैगी से सीखता है। ठीक है। तो जब आप पहली बार चाय बनाने गए या मैगी बनाने गए, तो आपके साथ आपके पापा या आपकी मम्मी, दोनों में से कोई एक जन जाते हैं, राइट। पापा मम्मी दोनों कहूंगा क्योंकि दोनों को ही जेंडर को साइड रखते हुए खाना बनाना जरूरी है, ठीक है। किसी एक इंसान का रोल नहीं है ये। तो आप उनके इंस्ट्रक्शन पे ही खाना बनाना सीखते हो, राइट। वो टीच करते हैं आपको, वो पेडागोजिकल टीचिंग हो गई। वो जैसा जैसा करते हैं वो, या वो जैसा जैसा कहते हैं आप वैसा वैसा करते हो। उन्होंने कहा चलो पतीला रखो, आपने पतीला रख दिया। फिर उन्होंने कहा पानी डालो, आपने पानी डाला। दूध डालो, फिर आपने दूध डाला। पत्ती डालो, चीनी डालो, इलायची डालो, अदरक डालो, या जो भी आपको पसंद है। आजकल तो लोग चाय में पता नहीं क्या क्या डाल देते हैं, रसगुल्ला डाल देते हैं, फ्रूट्स डाल देते हैं। तो जैसा आपका इंस्ट्रक्टर आपको इंस्ट्रक्ट करेगा वैसा ही आप सीखोगे, राइट। तो ये हो गई पेडागोजिकल टीचिंग, जहाँ पे आप इंस्ट्रक्टर पे डिपेंड करते हो लर्निंग के लिए। जैसे अभी फिलहाल आप जो यूजीसी नेट का कोर्स सीख रहे हो, आप मुझ पे डिपेंड कर रहे हो कि मैं आपको सिखाऊंगा। तो ये हो गई पेडागोजिकल मेथड ऑफ टीचिंग। इसके अलावा होता है एंड्रागोजिकल मेथड ऑफ टीचिंग। एंड्रागोजिकल यानी कि सेल्फ लर्निंग, जब आप खुद से सीखते हो, या लर्निंग थ्रू डिस्कवरी, जब आप प्रयोग कर करके सीखते हो। क्या करके? प्रयोग कर करके सीखते हो, या आप कुछ डिस्कवर करके सीखते हो। जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। मुझे बचपन में टेबल याद नहीं होता था। मुझे टेबल याद करने के लिए बहुत बातें सुननी पड़ी है। तो एक दिन मैं यूं ही 5 का टेबल पढ़ रहा था। 5 × 1 = 5, आप यकीन नहीं करोगे। पर अगर आप यकीन नहीं करोगे तो मैं क्या ही कहूँ। पर ये हकीकत है, मैं बना नहीं रहा हूँ इसको। तो मैं एक दिन ना टेबल याद कर रहा था, मैं शायद चौथी कक्षा में रहा हूँगा या 5वीं कक्षा में, मुझे याद नहीं। तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया। अक्सर जब मुझे मम्मी पढ़ाती थी टेबल, तो मेरे भैया मैथ्स में बहुत स्मार्ट थे। तो वो क्या करते थे ना, वो ऐड कर करके जो मेथड होता है ना, वो टेबल याद कर लेते थे। अब हमारे बचपन में पता नहीं क्यों ऐसा माहौल बनाया जाता था कि बच्चों को कहा जाता था नहीं नहीं, वो मेथड मत करो, वो जोड़ जोड़ के टेबल मत पढ़ो, याद करो।
रोट लर्निंग पे कुछ ज्यादा फोकस करते हैं हम इंडियंस, जबकि ये गलत मेथड नहीं है। अगर कोई बच्चा खुद से ये दिमाग लगा सकता है कि चलो जोड़ लेते हैं इसको, 5 में 10, 10 में 15, 15 में 20, और टेबल याद हो जाएगी। क्योंकि पूरा मकसद क्या होना चाहिए? टेबल समझना, कॉन्सेप्ट समझना, रटना मकसद नहीं होना चाहिए। पर ड्यू टू सम रीजन आज से 20-25 साल पहले वो माहौल नहीं था। टेबल याद करना जरूरी माना जाता था। जो बच्चे जोर जोर के करते थे ना उंगलियों पे, उनको पिटाई पड़ती थी। तो मेरे भैया फटाफट कर लेते थे और मैं नहीं कर पाता था। तो मेरी मम्मी कहती थी मेरे भैया को कि मत बताना उसको वो मेथड, जोर जोर के करने वाला। अब मुझे लगता था ये कौन सा मेथड है जो मुझे नहीं बताया जा रहा है। मुझे लगता था ये कोई गलत मेथड है, इसको नहीं यूज करना चाहिए, इसलिए मुझे नहीं बताया जा रहा है। तो मैं रटने पे पड़ गया, मैं रटता था। अब मुझसे होता ही नहीं था। एक दिन मैं यूं ही बैठा हुआ था, 5 के टेबल पढ़ रहा था, तो मैंने ना ऑब्जर्व किया कि 5, फिर 10 आ रहा है, फिर 15 आ रहा है, फिर 20 आ रहा है, फिर 25 आ रहा है। फिर मैंने ऑब्जर्व किया, अरे ये 5-5 का डिफरेंस पे आ रहा है क्या? फिर मैंने जोड़ के देखा, मैंने बैक कैलकुलेशन करके जोड़ के देखा, मैंने देखा हाँ यार ये तो 5-5 के डिफरेंस पे आ रहा है। तुरंत मैंने 6 के टेबल, 7 के टेबल, 8 के टेबल सबके लिए कैलकुलेट कर लिया, और मुझे मालूम चल गया कि ये इस तरह से होता है। और मैंने मम्मी को जाके बता दिया कि मैं समझ गया कैसे आप लोग जोड़ जोड़ के करते हो, आप उस पर ऐड करते रहते हो वही नंबर। तो मम्मी ने कहा हाँ। तो ये जो लर्निंग थी मेरे लिए, ये लर्निंग थ्रू डिस्कवरी थी। ये मैंने डिस्कवर किया खुद से। तो ये मेरे लिए एंड्रागोजिकल मेथड ऑफ टीचिंग हो गई। ये मैंने खुद को टीच किया, और ये खुद को टीच करने का मेथड है एंड्रागोजिकल, यानी कि सेल्फ लर्निंग। जब आप कोई चीज खुद से लर्न करते हो उसे सेल्फ लर्निंग कहते हैं। एक और चीज जो है वो आई थिंक सारे टीचर्स ने सेल्फ लर्निंग की कोविड के दौरान, कि ऑनलाइन कैसे पढ़ाते हैं। करेक्ट। ऑनलाइन का जो माहौल है वो कोविड के समय ही आया, और सारे टीचर्स के लिए चुनौती थी। और टीचर्स ने खुद से ही ये सीख लिया कि हम ऑनलाइन कैसे पढ़ाएं। तो ये भी एक एंड्रोलॉजिकल मेथड ऑफ टीचिंग है, यानी कि सेल्फ लर्निंग है, लर्निंग थ्रू डिस्कवरी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है हमारे लिए। लर्निंग ऑफ लर्निंग, अच्छा ये गलत टाइप हो गया, यहाँ पे होगा लेवल्स ऑफ लर्निंग। ठीक है, लर्निंग ऑफ लर्निंग नहीं, लेवल्स ऑफ लर्निंग होगा, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। बाय द वे ये जो कंटेंट है, ये जो पीपीटी है, ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जो कि है t.me/UGC नेट पेपर 1 बाय डीसी सर, कोई स्पेस नहीं, कोई कैपिटल लेटर नहीं, इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसे प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करें। और तमाम तरह के क्विज, स्टडी मटेरियल, सब कुछ यहाँ पे मैं दूंगा। तो ये बेसिकली ये आपका रिपोजिटरी होने वाला है यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए मेरे तरफ से। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन को जरूर हिट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लेवल्स ऑफ जो लर्निंग है उसको 1967 में मॉरिस एल बिगे ने क्लासीफाई किया था। बहुत ज़रूरी है, कभी कभी प्रोपोनेंट के नाम पूछ लेते हैं वो लोग। और ईयर जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कुछ पूछ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कौन पहले आया, किसने कौन सा मॉडल दिया। तो उसमें सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन हुआ, एक होती है मेमोरी लेवल लर्निंग, ये हॉर्बर्ट ने दिया था। फिर होती है अंडरस्टैंडिंग लेवल, जो मॉरिसन ने दिया था। और फिर होती है रिफ्लेक्टिव लेवल, जो कि हंट ने दिया था। तीनों नाम आपको पता होने चाहिए, हर्बर्ट, मॉरिसन, हंट, याद कर लीजिए मेरे साथ। मेमोरी लेवल हर्बर्ट, अंडरस्टैंडिंग लेवल मॉरिसन, और रिफ्लेक्टिव लेवल हंट। ठीक है, तो हर्बर्ट, मॉरिसन, हंट, याद कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या हुआ। चलिए, अब पहले हम पढ़ेंगे मेमोरी लेवल। पहले हम पढ़ेंगे मेमोरी लेवल लर्निंग। मेमोरी लेवल लर्निंग क्या होती है, जो हॉबर्ट ने दिया था। ये देखिए सबसे बेसिक लेवल ऑफ लर्निंग मानी जाती है, सबसे बेसिक, एकदम बेसिक। यानी कि आप जब अपने मेमोरी को विकसित कर रहे हो, या कोई चीज आप इस तरह से लर्न कर रहे हो जहां पे आपकी मेमोरी का रोल बहुत ज्यादा है, वो मेमोरी लेवल लर्निंग होती है। इसको, इसमें जो मेथड है, इसमें जो प्रोसेस है याद करने का, ये लर्निंग लेने का जो प्रोसेस है, उसका ट्रिक है P²AGARE। P²AGARE, इसको याद रखो। P² अगारे, पी मतलब प्रिपरेशन, उसके बाद पी मतलब प्रेजेंटेशन, फिर एसोसिएशन, फिर जनरलाइजेशन, फिर एप्लीकेशन, फिर रीइंफोर्समेंट। ठीक है, तो क्या क्या चीजें? प्रिपरेशन, पहले प्रिपेयर करेंगे, फिर प्रेजेंटेशन, फिर एसोसिएशन, फिर जनरलाइजेशन, फिर एप्लीकेशन, फिर रीइंफोर्समेंट। अब ये क्या होता है, ये सारी चीजें हैं क्या, इसको समझ लेते हैं एक बार। तो देखिए, मेमोरी लेवल लर्निंग जो है वो यूजुअली छोटे बच्चों के लिए होता है, जहाँ पे छोटे बच्चे कोई चीज को देख के उसे अपने मस्तिष्क में मेमोरी बैठा के समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या, प्रिपरेशन। आपको जो चीज पढ़ाना है आप उसको प्रिपेयर करोगे। आपने प्रिपेयर किया कि आज बच्चे को ये पढ़ाएंगे। जैसे बच्चे को आज पढ़ाना है A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, तो आपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया।
प्रिपेयर किया और फिर उसे प्रेजेंट किया बच्चों के सामने। फिर एसोसिएशन किया आपने आपने एसोसिएट किया चीजों को कि देखो बेटा, ए जो है उसको आप एप्पल से एसोसिएट करो, ठीक है। बी जो है उसको आप बॉल से एसोसिएट करो, ठीक है। सी जो है उसको आप कैट से एसोसिएट करो, ठीक है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। तो आप एसोसिएट करवा रहे हो कि देखो, जब आपको ए दिखे तो उससे क्या पहचानना है, एप्पल पहचानना है। बी दिखे तो क्या पहचानना है, बॉल पहचानना है। एसोसिएशन, एसोसिएट कर रहे हो। इसी तरह के एसोसिएशंस और भी कई जगह हो सकती हैं जहां पे आप बच्चों को चीजें एसोसिएट करना बताते हो। जैसे किचन में अक्सर बच्चे जाते हैं और उन्हें पता होता है कौन से डब्बे में क्या रखा हुआ है। उन्हें कैसे पता है? उन्होंने ये एसोसिएट कर रखा है कि अच्छा, अगर उस वाले शेल्फ में कुछ रखा हुआ है तो या तो चीनी होगा या तो चाय पत्ती होगा। इस वाले शेल्फ में अगर कुछ रखा हुआ है या तो आटा होगा या तो चावल होगा। वो शेल्फ से एसोसिएट कर लेते हैं, राइट। तो आती है एसोसिएशन। ये कैसे कर रहे हैं? वो ये सारी चीजें उनकी मेमोरी में छप रही है। उनके मेमोरी में बैठ गया कि अच्छा, वहां चावल रहता है, वहां आटा रहता है, वहां चीनी रहता है, वहां चाय पत्ती रहता है। मेमोरी में बैठा बच्चे के। और भी चीजें होती हैं, जैसे बच्चे अपने माँ बाप को जो करता हुआ देखते हैं वो उससे एसोसिएट कर लेते हैं। ये भी बच्चे की मेमोरी में बैठता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एक्सपेरिमेंट हुआ। उस एक्सपेरिमेंट में कुछ माँ बाप को बैठाया गया और आसपास सांप थे, और बच्चे को बैठाया गया। माँ बाप का रिएक्शन बच्चे देख रहे थे, एसोसिएट कर रहे थे। माँ बाप के रिएक्शन को सांप के साथ एसोसिएट करने की जिम्मेदारी बच्चों की थी। जिन माँ बाप ने सांप के सामने बहुत ही रिलैक्स बिहेव किया, बहुत ही काम बिहेव किया, बच्चे भी काम बिहेव करने लगे। क्योंकि बच्चों ने माँ बाप को देखा और उससे एसोसिएट किया, और उन्होंने सेम जो लर्निंग हुई उनकी, वो सेम लर्निंग उन्होंने रिफ्लेक्ट करी। जो माँ बाप डर गए, घबरा गए, उनके बच्चे भी डर गए। क्योंकि बच्चों को इन जनरल फियर के बारे में तो पता ही नहीं होता कि फियर कौन सी चीज है ना। फियर के बारे में उन्हें पता ही नहीं होता। तो वो कैसे एसोसिएट करते हैं कि ये फियर वाला चीज है या ये प्लेजर वाला चीज है? अपने माँ बाप को देख के, अपने आसपास के माहौल को देख के वो एसोसिएट करते हैं। और एसोसिएशन उनके मेमोरी से रिलेटेड है। उनको याद रहता है कि अच्छा, माँ बाप ने ये रिएक्ट किया था, अगली बार मैं भी यही रिएक्ट करूंगा। उसके बाद आता है जनरलाइजेशन। फिर वो चीजों को जनरलाइज करते हैं कि ए फॉर एप्पल होता है, लेकिन ए फॉर और भी कुछ हो सकता है। या फिर एप्पल से वो चीजों को और जनरलाइज करते हैं कि अच्छा, ए फॉर एप्पल, एप्पल मतलब ये फल। ये लाल फल खाने के लिए होता है। इसी तरह के और भी फल होते हैं, जैसे बी फॉर बनाना भी हो सकता है। तो अगर आपने बी फॉर बनाना बताया बच्चे को, तो वो जनरलाइज करेगा। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बनाना, दोनों हो गए फ्रूट, और एफ फॉर फ्रूट। तो ये जो जनरलाइजेशन वो कर रहा है, ये भी मेमोरी लेवल के आधार पे ही कर रहा है। उसे पता है कि अच्छा, ए फॉर एप्पल था उसके मेमोरी में है, बी फॉर बनाना था उसके मेमोरी में है, एफ फॉर फ्रूट है उसके मेमोरी में है। उसने एसोसिएट सब कर रखा था। एप्पल और बनाना को उसने जनरलाइज किया फ्रूट के कैटेगरी में। वो इतनी चीजें कैसे कर पा रहा है? क्योंकि सारी चीजें उसके मेमोरी में स्टोर्ड है। ओके। उसके बाद एप्लीकेशन, फिर वो चीज़ों को खुद से अप्लाई करेगा। और फिर री मतलब कि वो चीज़ों को अब खुद करेगा, री करेगा। तो ये होती है मेमोरी लेवल लर्निंग। ये होती है मेमोरी लेवल लर्निंग। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे नजर डालते हैं कि मेमोरी लेवल लर्निंग पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या देखने को मिलेंगे। अब ये जरूरी क्यों है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये मैंने वही वही पॉइंट्स लिखे हैं जो पॉइंट्स यूजीसी नेट या एनटीए अपने क्वेश्चंस में लिखते हैं। एनटीए जब क्वेश्चंस बनाते हैं ना, तो वो ये सारे पॉइंट्स डालते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि बताओ कौन से लेवल ऑफ लर्निंग है। तो ये वर्ड्स आप इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड्स आप याद रखो, ठीक है। तो फैक्चुअल नॉलेज, जितनी भी फैक्चुअल चीजें हैं वो मेमोरी लेवल पे रहती है। जैसे हिंदुस्तान एक देश है, हिंदुस्तान के बाएं तरफ पाकिस्तान है, दाहिने तरफ बांग्लादेश है। तो इसमें कोई लॉजिक नहीं है, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि हिंदुस्तान के बाएं तरफ पाकिस्तान क्यों है या दाहिने तरफ बांग्लादेश क्यों है। मतलब अगर मैं यहाँ से देखूँ तो, हिंदुस्तान की नजर से देखेंगे तो राइट साइड पाकिस्तान है, लेफ्ट साइड बांग्लादेश है। तो ये जो चीजें हैं, ये आपके फैक्चुअल नॉलेज है। गंगा गंगोत्री में तैयार होती है, वहां से होते हुए देवप्रयाग में होते हुए बह के आती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्यों गिरती है? ऑफकोर्स उसके भौगोलिक रीजंस हैं, लेकिन आपके मेमोरी का काम है कि उसको याद रखना कि अच्छा, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा हुई, उसके बाद हम आगे बढ़े, संगम प्रयागराज में या इलाहाबाद कह लो, वहां पे यमुना के साथ गंगा का मिलन हुआ। अब प्रयागराज में ही क्यों हुआ? अगर आप ये सवाल पूछो कि प्रयागराज में संगम क्यों हुआ, तो भाई ये फैक्ट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। हिंदुस्तान में 28 स्टेट हुआ करते थे। क्यों हुआ करते थे? आपको याद रखना है भाई कि 28 हुआ करते थे। हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। अब आप पूछोगे क्यों थे? दूसरे क्यों नहीं हुए जवाहरलाल नेहरू? मतलब ऑफकोर्स दूसरे थे, दूसरे टर्म वाले दूसरे प्रधानमंत्री भी जवाहरलाल नेहरू क्यों नहीं हुए?
मतलब ऑफ कोर्स, मतलब दूसरे वही हुए, आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब तीसरी बार के बाद वो क्यों नहीं बने, या लाल बहादुर शास्त्री दूसरे क्यों बने, लाल बहादुर शास्त्री तीसरे क्यों नहीं बने, अगर ये सवाल आप पूछो, तो इसमें कोई कॉन्सेप्ट या रीजनिंग नहीं है, ये फैक्ट्स है जो आपको पता होने चाहिए। ओके। यूजीसी नेट में 300 नंबर का एग्जाम क्यों होता है भाई, फैक्ट है, होता है। तो ये सारी चीजें आपकी मेमोरी में स्टोर रहती है, ये मेमोरी वाली लर्निंग है, इसलिए फैक्चुअल चीजें इसमें हमको ज्यादा नजर आती है। मेमोराइजेशन, मेमोराइजेशन पे इस पे काम होता है कि आप कितनी मेमोरी को स्टोर कर सकते हो, कितनी मेमोरी को आप वाइड कर सकते हो। सब्जेक्ट मैटर इज सिंपल, यहाँ सिंपल चीजें बताई जाती हैं, यहाँ पे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं होती। यहाँ आपको ये नहीं बताया जाता कि E = MC² वाला इक्वेशन आइंस्टाइन ने कैसे बनाया था, ये सब नहीं बताया जाएगा यहाँ पे। सब्जेक्ट मैटर बहुत ही सिंपल रहेगा। मोटिवेंस मोटिवेशन एक्सट्रिंसिक, इसका मतलब क्या होता है, तो देखो मोटिवेशन जो है ना मेरे भाई, वो दो तरह के होते हैं, इंट्रिंसिक होता है और एक्सट्रिंसिक होता है। ठीक है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब जब मोटिवेशन आपको अंदर से आए, किसी को पुश ना करना पड़े। और एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है जब कोई आपको मोटिवेट कर रहा है, और लग जाओ गुरु, झंडा गाड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, तो वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। और ये सब्जेक्ट सेंटर्ड होता है, यानी कि सब्जेक्ट के केंद्र में रह के ही चीजों को समझाया जाता है। तो ये हो गया मेमोरी लेवल लर्निंग। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ये किसने दिया था, अगर कोई पूछे तो हर्बर्ट ने दिया था। ठीक है। इसका ट्रिक ट्रिक क्या है, P²AGA RE, याद रहना चाहिए आपको। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल, दूसरा हो जाता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल लर्निंग जो है, उसका ट्रिक क्या है, EPAOR एपोर कह लो आप, यानी एक्सप्लोरेशन। पहले आता है एक्सप्लोरेशन, फिर प्रेजेंटेशन, फिर असिमिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन, रिसाइटेशन। देखो, शब्दों से समझो अंडरस्टैंडिंग लेवल, यानी जब हम चीजों को अंडरस्टैंड करना शुरू करते हैं, याद नहीं करना, अंडरस्टैंड करना है, समझना है कि अच्छी ये कैसे हो रहा है। इसका ट्रिक है एक्सप्लोरेशन, सबसे पहले हम एक्सप्लोर करेंगे चीजों को। ठीक है। फिर प्रेजेंटेशन, उसका प्रेजेंटेशन होगा, फिर हम उसे एसिमुलेट करेंगे, यानी हमारे दिमाग में चीजें वो स्थायी रूप से बैठेगी। फिर ऑर्गेनाइजेशन, हम चीजों को ऑर्गेनाइज करना समझेंगे। और फिर रिसाइटेशन, फिर उसे हम रिसाइट करेंगे। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, इंटरप्रिटेशन, एग्जाम्प्लिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, कंपैरिजन, इन्फरेंस, ये सारी चीजें अंडरस्टैंडिंग लेवल लर्निंग में आती हैं। आप चीजों को इंटरप्रेट करना कोशिश करते हो। अब आप समझते हो कि अच्छा, गंगा गंगोत्री से निकल के बंगाल की खाड़ी में क्यों आ रही है, क्यों, जो ढलान है वो इस तरह से, जो भूमि है वो समतल नहीं है, उधर पे पहाड़ी है और यहाँ पे प्लेन्स है, ग्रासलैंड है, जेंजेटिक प्लेन जिसे हम कहते हैं। ऑफ कोर्स ग्रेविटी काम करती है, तो आप अंडरस्टैंड कर रहे हो कि अब नीचे क्यों आती है गंगा। पहले आपने याद किया कि ऊपर से नीचे आती है, अब आप समझ रहे हो क्यों आती है, अब आप समझ रहे हो ग्रेविटी की वजह से आती है। तो आपने इंटरप्रेट किया, क्लासीफाई करना, आप समझ, क्लासीफाई करना सीखते हो आप चीज़ों को क्लासीफाई कर लेते हो कि अच्छा, खाने की चीज़ें फ्रूट्स हो सकती हैं, खाने की चीज़ें डिजर्ट हो सकता है, मेन कोर्स हो सकता है, अब आप क्लासीफाई कर रहे हो। अब आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहे हो। अब आपको पता है कि हाँ, जब खाने बैठते हैं तो पहले हम रोटी खाते हैं, फिर चावल खाते हैं, डिजर्ट लास्ट में खाते हैं। छोटा बच्चा जो है, उस जो मेमोरी लेवल लर्निंग पे है, वो तो किसी भी तरह से खाता है। वो चावल खाएगा, फिर आइसक्रीम खाएगा, फिर लड्डू खाएगा, फिर करेला खा लेगा। उसे ऑर्गेनाइज होना नहीं आता। लेकिन जब आप अंडरस्टैंडिंग लेवल लर्निंग पे जाते हो तब ऑर्गेनाइज भी होते हो, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे रोल है। ठीक है। उसके बाद कंपैरिजन, आप कंपेयर करना सीखते हो कि ये बड़ा है, ये छोटा है। जैसे कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, शुरू में नहीं सिखाया जाता ये। जब बच्चे अल्फाबेट समझना शुरू करते हैं, पहले उन्हें अल्फाबेट याद कराया जाता है, मेमोरी लेवल लर्निंग। जब वो समझ जाते हैं, याद उनका हो जाता है, जब वो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे जाते हैं, जब वो अल्फाबेट को अंडरस्टैंड करेंगे, फिर उन्हें बताया जाता है कि ये कैपिटल लेटर है, ये स्मॉल लेटर है। क्योंकि अब वो कंपेयर कर सकते हैं, ये बड़ा है, ये छोटा है। कंपैरिजन, समझ रहे हो आप। इसके अलावा इन्फ्रेंस, आप इन्फ्रेंस भी ड्रॉ कर सकते हो। टीचिंग मेथड क्या होती है, यूजुअली लेक्चर या डिस्कशन, लेक्चर या डिस्कशन के थ्रू ये बेस्ट समझाया जा सकता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल, जब आप एक लेक्चर दे रहे हो, आप 100 लोगों को बता रहे हो, या आप कुछ डिस्कस कर रहे हो आपस में, अपने दोस्तों के साथ बैठ के, अपने भाई बहन के साथ बैठ के, तब आप ज़्यादा अच्छा समझते हो। अक्सर ऐसा होता है कि एग्जाम के एक दिन पहले आपका दोस्त सबको सबसे बेस्ट समझाता है, अंडरस्टैंडिंग आपकी सबसे बेस्ट होती है। क्यों, वो डिस्कशन मेथड से होता है। सब्जेक्ट मैटर इज वाइडर, यहाँ पे जो सब्जेक्ट मैटर है वो थोड़ा वाइडर होता है, मेमोरी लेवल जैसा नैरो नहीं होता, थोड़ा वाइडर होता है। मोटिवेशन यहाँ पे इंट्रिंसिक होता है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग, आप कोई चीज़ अंडरस्टैंड करना चाहते हो कि नहीं, सीखना चाहते हो कि नहीं, ये डिपेंड करता है, और इसका मोटिवेशन आपको अंदर से आता है। कोई आपको पुश नहीं कर सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे चाइनीज सीखने का कोई मन नहीं है, तो कोई मुझे कितना भी मोटिवेट करते, मैं चाइनीज भाषा नहीं सीखूंगा भाई, अंडरस्टैंड मुझे होगा ही नहीं वो। किसी लोग को फुटबॉल देखना पसंद है, इसलिए उन्हें फुटबॉल समझ में आता है।
तो उनकी मोटिवेशन इंट्रिंसिक है। अब मुझे फुटबॉल देखना पसंद नहीं है, आप मुझे कितना भी मोटिवेट कर दो मैं फुटबॉल नहीं देखूंगा। क्योंकि फुटबॉल देखने के लिए फुटबॉल को समझना जरूरी है, उसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। और अंडरस्टैंडिंग लेवल लर्निंग में मोटिवेशन इंट्रिंसिक ही होनी चाहिए, मोटिवेशन एक्सट्रिंसिक नहीं हो सकती। ठीक है। यहाँ पे इसलिए रोल ऑफ लर्नर रोल ऑफ टीचर से ज्यादा हो जाता है। मेमोरी लेवल में टीचर का रोल ज्यादा होता है, टीचर याद करवाता है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग लेवल में टीचर का जो रोल है वो कम है, लर्नर का जो रोल है वो ज्यादा है, क्योंकि लर्नर के लिए मोटिवेशन इंट्रिंसिक है। वो अगर नहीं चाहेगा तो वो नहीं सीखेगा। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल लर्निंग क्या होती है, जो कि हमें हंट भाई साहब ने दिया था। रिफ्लेक्टिव लेवल लर्निंग। रिफ्लेक्टिव लेवल लर्निंग में क्या होता है आप समझ सकते हो, जब आप चीज़ों को रिफ्लेक्ट करना शुरू करो, जब आप अपनी चिंतन शुरू कर रहे हो, चिंतन। ठीक है। चिंता नहीं, चिंतन। रिफ्लेक्टिव लेवल, जब आप चीज़ों पे खुद अपने विचार रख रहे हो, रिफ्लेक्ट कर रहे हो, तब ये बहुत ही हाई लेवल लर्निंग हो जाती है। अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, सबसे ऊपर ये। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हो। प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाइड, डिफाइंड एंड सॉल्व्ड। अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होता है, आपको समझा दिया गया कि अच्छा सुनो, काम ऐसे 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 करना है, इस तरह से काम करना है। अंडरस्टैंडिंग लेवल यूजुअली फैक्ट्रीज में जो लेबर्स काम करते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल लर्निंग ही होती है। उनको ट्रेन किया जाता है, उनको मतलब बताया जाता है कि देखो तुम्हें वहां से वहां पे जाना है, ये सामान वहां रखना है, इतना ही काम है। गाड़ी आएगी, गाड़ी में तुमको दरवाजा फिट करना है, गाड़ी आगे बढ़ेगी तुम्हें पेंट करना है, गाड़ी और आगे बढ़ेगी तुम्हें उसमें नंबर प्लेट लगाना है या कुछ भी टैग लगाना है, उस पर आपको लोगो लगाना है। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल है। रिफ्लेक्टिव लेवल लर्निंग कब आती है, जब आप कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लेते हो, जब आप प्रॉब्लम निकाल लेते हो कि अच्छा यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, और फिर आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करना आसान बात नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको चिंतन करना पड़ेगा। जैसे आपने प्रॉब्लम निकाला कि अच्छा यूजीसी नेट एग्जाम में ये प्रॉब्लम है, फिर आपने उसे सॉल्व किया। तो आप तभी कर पाओगे जब आपने सोचा कि यूजीसी नेट एग्जाम में क्या क्या समस्याएं आती हैं। अगर आप, जिसको हम कहते हैं भेड़ चाल चलते रहते, तो आप कभी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते। तो जब भी आप एक अच्छे लर्नर बनोगे, जब आप अपने स्तर पे ऊपर जाओगे, तो आपको रिफ्लेक्टिव लेवल लर्निंग डेवलप करनी है। सिर्फ बातें सुन के बातें माननी नहीं है, सवाल पूछना है। जिस दिन आप सवाल पूछना सीख गए ना सर, सवाल पूछना अगर आप सीख गए, आपका रिफ्लेक्टिव लेवल लर्निंग दुरुस्त हो जाएगा। अगर आप सिर्फ ऑर्डर्स मानना जानते हो, अगर आप उस कैटेगरी के इंसान हो कि आप ऑर्डर्स मानते हो, तो आपकी रिफ्लेक्टिव लेवल लर्निंग कभी नहीं बन सकती। जिस दिन आप सवाल करना सीख गए, उस दिन आपकी रिफ्लेक्टिव लेवल लर्निंग बन गई, समझ लो बन गई। क्योंकि सवाल वही व्यक्ति करेगा जो व्यक्ति सोच रहा है, जो व्यक्ति चिंता कर रहा है, चिंतन कर रहा है, और फिर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये थॉटफुल होता है, इसलिए इसलिए इसे थॉटफुल कहते हैं, यूजफुल कहते हैं। कम्स आफ्टर मेमोरी एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल। मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात आती है ये। क्लासरूम एनवायरनमेंट ओपन एंड इंडिपेंडेंट, यहाँ पे क्लासरूम का कोई माहौल ही नहीं होता, क्योंकि आप तो सोच रहे हो ना, सोचने के लिए आपको क्लासरूम की जरूरत नहीं। आप अपने बेडरूम में सोच सकते हो, लिविंग रूम में सोच सकते हो, बाथरूम में सोच सकते हो। बाथरूम में तो सबसे बेस्ट थॉट्स आते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्लासरूम एनवायरनमेंट ओपन और इंडिपेंडेंट होता है। जैसे फिलोसोफर्स हो गए, जो दार्शनिक होते हैं, वो रिफ्लेक्टिव लेवल लर्नर्स होते हैं। वो कहीं भी दर्शन कर लेते हैं, कहीं भी वो सोचने लगते हैं, कुछ भी देख के उनके दिमाग में कुछ भी क्लिक कर जाता है। तो इसीलिए फिलोसोफर्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं, क्योंकि वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को देखते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। सेम विथ द ऑन्टरप्रेन्योर्स, ऑन्टरप्रेन्योर्स भी यही करते हैं ना। अब आप देख लो फॉर एग्जाम्पल, अपने, क्या नाम है उनका, क्या नाम है जोमेटो के फाउंडर सबका, मैं नाम भूल जा रहा हूँ उनका, जो भी नाम है, आई कांट रिकॉल हिज नेम। कितना बढ़िया आइडिया है। उन्होंने बोला था जब वो बेन एंड कंपनी में काम करते थे, तो फूड के लिए ऑर्डर देना पड़ता था, बहुत टाइम लगता था, तो उन्होंने सारे रेस्टोरेंट से मेन्यू अपलोड कर दिया वेबसाइट पे। और बहुत ही बेसिक वेबसाइट था, कंट्रोल एफ करके सर्च करना पड़ता था। तो आइडिया, प्रॉब्लम निकाला उन्होंने, खोज के उसे सॉल्व किया। प्रॉब्लम निकाला, खोजा, सॉल्व किया। दीपिंदर दीपिंदर गोयल, मुझे नाम याद आया। तो ऑन्टरप्रेनर्स भी रिफ्लेक्टिव लेवल लर्नर्स होते हैं। वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे प्यूपिल प्राइमरी होता है, टीचर सेकेंडरी होता है। यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं वो प्राइमरी होते हैं, क्योंकि वो लर्न कर रहे हैं खुद से रिफ्लेक्ट करके, टीचर बस सपोर्टिंग रोल निभाते हैं। और इसलिए इवैल्यूएशन ऐसे टाइप होता है। लर्नर सेंटर्ड होता है ये, ऑफ कोर्स। जो सीख रहे हैं उनको केंद्र में रख के इस लेवल ऑफ लर्निंग को बनाया जाता है। हायर एजुकेशन के लिए और मैच्योर स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है ये।
अगर आप नर्सरी के बच्चे से उम्मीद करोगे ये करे तो आप गलत हो। हायर एजुकेशन वाले बच्चे ही कर सकते हैं, ग्रेजुएशन वाले, हायर पोस्ट ग्रेजुएशन वाले, पीएचडी वाले। टीचर शुड बी डेमोक्रेटिक एंड स्टूडेंट शुड बी इनोवेटिव। यहाँ पे टीचर डेमोक्रेटिक होना बहुत जरूरी है। डेमोक्रेटिक मतलब जो अपना क्रिटिसिज्म भी सुने। हिंदुस्तान में टीचर डेमोक्रेटिक है ही नहीं, डिक्टेटर है। उसके खिलाफ अगर कोई कुछ बोल दे उसको पिटाई पड़ती है, उसको क्लास से निष्कासित कर दिया जाता है। मैं एक ऐसे भारत का सपना देखता हूँ जहाँ पे टीचर का क्रिटिसिज्म उसके क्लास में होता हो, स्टूडेंट खड़े होकर उसे क्रिटिसाइज करे। मतलब ऑफ कोर्स बदतमीजी के साथ नहीं, बदतमीजी तो खैर किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। ओपनली क्रिटिसाइज करे और टीचर उसे अपने ईगो पे ना लगाए। अगर क्रिटिसिज्म वाजिब है तो उसे खुद से वो स्वीकार करे। अगर ये हमारे कंट्री का हालत हुआ किसी दिन, ऐसे हालात बने, तो उस दिन हमारी कंट्री तरक्की कर जाएगी सर। जहाँ टीचर डेमोक्रेटिक हो गए। टीचर के डेमोक्रेटिक होने का माहौल भारत में बहुत कम है, बहुत बहुत कम है। और रिफ्लेक्टिव लेवल लर्निंग इसलिए हमारे देश में उतनी अच्छी नहीं होती है, इसलिए हमारे देश में चिंतन करने वाले लोग पैदा नहीं होते, क्योंकि चिंतन को तो दबा दिया जाता है, उनको दबोचा जाता है, उनको पैरों तले रौंदा जाता है। जब आप चिंतन करना शुरू करोगे, जब आप सवाल पूछना शुरू करोगे, तो टीचर की ईगो पे आ जाएगा। और जिस दिन टीचर की ईगो पे आ गया, वो पावर वाला व्यक्ति है, उसके पास अथॉरिटी है, वो आपकी लाइफ खराब कर देता है, जो करना नहीं चाहिए। पर इसलिए भारत डेवलप नहीं कर पा रहा है, क्योंकि डेमोक्रेटिक नहीं है टीचर। ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो तीनों लेवल ऑफ लर्निंग हमने समझ ली कि कैसे होता है। अब हम करेंगे, ओ भाई क्या हो गया, अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन है देखिए। रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग एनकरेजेस स्टूडेंट टू सॉल्व प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली। अजर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है। तो अजर्शन क्या होता है, एक स्टेटमेंट है, सही है या नहीं। अगर सही है तो ट्रू होगा, गलत है तो फॉल्स होगा। फिर रीजन देखेंगे, रीजन सही है या नहीं। सही हुआ तो ट्रू होगा, गलत हुआ तो फॉल्स होगा। और फिर हमें ये भी देखना है कि रीजन वाला जो स्टेटमेंट है वो क्या असर्शन को डिफाइन कर रहा है, कि वो असर्शन को सपोर्ट कर रहा है। तो देखिए, रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग एनकरेजेस स्टूडेंट्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इंडिपेंडेंटली। बिल्कुल हाँ, सही बात है, ये करती है हेल्प हमें प्रॉब्लम को इंडिपेंडेंटली सॉल्व करने में। इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ मेमोरी बेस्ड रिकॉल टू डेवलप सॉल्यूशन। पर क्या मेमोरी की वजह से ये होता है? क्या रिफ्लेक्टिव लेवल लर्निंग में मेमोरी का इस्तेमाल होता है? नहीं, तो ये गलत है। ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट सही है। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, ठीक है। देखिए करेक्ट आंसर इज 3, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, स्टेटमेंट 1। मेमोरी लेवल लर्निंग एम्फसाइजेस रोट मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स। मेमोरी लेवल लर्निंग में हम रट्टाफिकेशन करते हैं, रोट लर्निंग कहते हैं, सही बात है। मेमोरी लेवल लर्निंग इज सुटेबल फॉर टीचिंग हायर ऑर्डर स्किल्स लाइक इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन जैसे स्किल को सिखाने के लिए क्या मेमोरी लेवल लर्निंग जरूरी है? तो देखिए ऑफ कोर्स ये गलत बात है। हायर ऑर्डर स्किल्स, हायर ऑर्डर स्किल जब भी वर्ड आ गया यानी कि मेमोरी लेवल पे नहीं होगा, उसको आपको एक ऊंचे लेवल पे जाकर समझना पड़ेगा, मे बी लाइक अंडरस्टैंडिंग लेवल या रिफ्लेक्टिव लेवल। तो ये हो गया गलत। तो स्टेटमेंट 1 सही है बट स्टेटमेंट 2 फॉल्स है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ मेमोरी लेवल लर्निंग? ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है, हर्बर्ट ने प्रपोज किया था मेमोरी लेवल लर्निंग, ठीक है। असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन फिर से। अंडरस्टैंडिंग लेवल लर्निंग फैसिलिटेट्स द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इन रियल लाइफ सिचुएशंस। अंडरस्टैंडिंग लेवल लर्निंग से रियल लाइफ सिचुएशन के प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। रीजन, इट फोकसेस ऑन बिल्डिंग कनेक्शन बिटवीन न्यू नॉलेज एंड एग्जिस्टिंग नॉलेज। यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये इसका सही एक्सप्लेनेशन है। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यानी ऑप्शन 1 सही होगा। क्यों? क्योंकि देखिए अंडरस्टैंडिंग लेवल लर्निंग में हम अप्लाई करते हैं रियल लाइफ में। अगर आप अंडरस्टैंडिंग लेवल लर्निंग पे जाओ एक बार, इफ यू गो बैक टू दैट, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अंडरस्टैंडिंग लेवल लर्निंग पे ले जाके। ये है अंडरस्टैंडिंग लेवल लर्निंग। क्या कर रहे हो आप? एक्सप्लोर कर रहे हो, ऑर्गेनाइज कर रहे हो, यानी कि आप कनेक्ट कर रहे हो। और एसिमिलेट, रीजन में एसिमिलेशन है, देखो आप कहाँ गया, रीजन में एसिमिलेशन है। इट फोकस ऑन बिल्डिंग कनेक्शन बिटवीन न्यू नॉलेज एंड एग्जिस्टिंग नॉलेज। आप जो ऑलरेडी जानते हो और आपने ऑलरेडी जो सीखा, आप उसे एसिमिलेट कर पा रहे हो, आप उसे उसमें शामिल कर पा रहे हो, इसीलिए आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हो। तो ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्टिव लेवल लर्निंग इज मोस्ट अलाइन विथ। रिफ्लेक्टिव लेवल लर्निंग में कौन सी चीजें दिखती हैं? पैसिव लर्निंग, पैसिव लिसनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, रोट मेमोराइजेशन, मैकेनिकल रिपीटेशन। तो ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। मैकेनिकल मतलब हो गया अंडरस्टैंडिंग लेवल या मेमोरी लेवल। पैसिव लिसनिंग, पैसिव लिसनिंग तो बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि पैसिव लिसनिंग मतलब आप सुन नहीं रहे हो ध्यान से, शब्द आपके कान में तो आ रहे हैं पर आप वो समझ नहीं पा रहे हो। और रिफ्लेक्टिव लेवल में सबसे जरूरी क्या है? जब आप चिंतन करते हो यानी क्रिटिकल थिंकिंग, जब आप सवाल उठाते हो, जैसे कि मैंने कहा, जब आप क्रिटिकल थिंकिंग इसको कहते हैं, क्रिटिसिज्म आप जब कर पा रहे हो, तो ये हो गया इसका सही ऑप्शन। ओके,
चलिए अब आते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव में। नया टॉपिक जो आप आज का जो लास्ट टॉपिक है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव ब्लूम ने दिया था 1956 में। उन्होंने कहा था तीन तरह के डोमेन होते हैं लर्निंग के: कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन ब्लूम ने ही दिया था, अफेक्टिव डोमेन क्रैथहॉल ने दिया था, और साइकोमोटर डोमेन डेव ने दिया था। ये दवे नहीं है, डेव है, ठीक है। मेरे गुजराती भाई बंधु से दवे मत पढ़ना, ये डेव है। आगे बढ़ते हैं, कॉग्निटिव डोमेन पे बात करते हैं। इसका ट्रिक क्या है? RUAAEC, रुआ इसी, याद रखो। रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवेलुएट, क्रिएट। ये मेथड है कॉग्निटिव डोमेन का। अब ये जो मेथड है ना, ये न्यू मेथड है, ठीक है। ये न्यू मेथड है। न्यू मेथड एक्चुअली कॉग्निटिव डोमेन में भी कैथल ने दिया था। ओल्ड मेथड जो है, ओल्ड मेथड है नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन। ओल्ड मेथड में आता है नॉलेज, फिर कॉम्प्रिहेंशन, फिर एप्लीकेशन, फिर एनालिसिस, फिर सिंथेसिस, और फिर इवेल्युएशन। ये ओल्ड में आता है, ठीक है। अब ये सीक्वेंस में याद रखना बहुत जरूरी है। कभी कभी ना क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि इसे अरेंज करो सही ऑर्डर में, कौन पहले आएगा कौन आखिरी में आएगा, इसे अरेंज करो। तो इसे ऑर्डर में याद रखना जरूरी है, ओल्ड वाले को भी जो ब्लूम ने दिया था और न्यू वाले को भी। रिमेंबर, तो पहले आप कॉग्निटिव डोमेन में क्या करते हो? जब आप अपने कॉग्निशन का इस्तेमाल कर रहे हो, अपने सोचने समझने की शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हो कॉग्निशन का, तो उसमें क्या होता है? सबसे पहले आप रिमेंबर करते हो, चीजों को याद करने की कोशिश करते हो। फिर आप उसे समझते हो, अंडरस्टैंड, तो आपने कुछ याद किया, फिर उसने आपने उसे समझा। फॉर एग्जाम्पल, आप टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हो, आप क्या करोगे? आप पहले चीजों को याद करोगे, फिर आप उसको समझोगे टीचिंग एप्टीट्यूड को, कि अच्छा स्वयं प्रभा ऐसा होता है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऐसा होता है, आप समझोगे। फिर जब आप पढ़ाने जाओगे, जब आपने समझ लिया लेवल ऑफ लर्निंग क्या होती है, हर्बर्ट ने क्या दिया, हंट ने क्या दिया, मेमोरी लेवल क्या, अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, रिफ्लेक्टिव लेवल क्या है, आपने समझ लिया। अब जब आप पढ़ाने जाओगे तब आप उस चीज को ही अप्लाई करोगे, राइट? हो गया एप्लीकेशन। अरे कहाँ चला गया? फिर हो गया एप्लीकेशन। फिर आप एनालाइज करोगे कि आपने जो किया वो कितना सही है, एनालिसिस, एनालिसिस शक्ति आपकी बढ़ेगी। फिर करोगे आप इवेल्युएट। फिर आप, अरे भाई कहाँ चला गया? फिर आप करोगे इवेलुएट, कि कितना सही हुआ, कितना सीख पाए। कॉग्निटिव डोमेन में आपने जब कुछ पढ़ा, कुछ समझा, कुछ सीखा, फिर आप इवेलुएट करोगे ना कि आप कितना सीख पाए। आप किसी से पूछोगे यार ये क्वेश्चंस पूछ ले मुझसे, या आप मॉक टेस्ट लगा दोगे, तो वह इवेलुएशन। और फिर आता है क्रिएट। तो एक नया चीज यहाँ पे हमें मिलेगा, क्रिएट। ब्लूम ने इवेलुएशन पे छोड़ दिया था, और क्रैथहॉल ने उसमें एक और चीज ऐड किया, क्रिएट। जब आप इवेलुएट कर लोगे खुद को, फिर आप चीजें क्रिएट कर सकते हो, फिर आप अपना इनपुट डाल सकते हो कॉग्निटिव डोमेन में। ये सब आपके ब्रेन से हो रहा है, कॉग्निशन से हो रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? नॉलेज, रिकॉलिंग इन्फॉर्मेशन, आप इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करते हो, आपने जो पढ़ रखा है सब याद करने की कोशिश करते हो। कॉम्प्रिहेंशन, ये सब कॉग्निटिव में आता है। यहाँ हमारा दिमाग यूज होता है। कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या है? आप चीजों को कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो कि नहीं, आप चीजों का मतलब समझ पा रहे हो कि नहीं। मैंने आपको एक स्टेटमेंट बोला, अब मेरी स्टेटमेंट का मतलब आप समझ भी सके या नहीं सके, तो होता है ग्रास्पिंग द मीनिंग ऑफ मटेरियल। आपने बाइबल पढ़ लिया, गीता पढ़ लिया, पर आप कुछ समझ ही नहीं पाए, यानी आप कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पाए, आपने सिर्फ पढ़ लिया। उसके बाद एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब कन्वर्टिंग नॉलेज इनटू प्रैक्टिस। आपने जो पढ़ा, आपने भगवत गीता में जो पढ़ा, आपने पहले रिकॉल किया, आपने कॉम्प्रिहेंड किया, अब आप उसे अप्लाई करो अपने रियल लाइफ में। गीता में जो भी पढ़ा आप रियल लाइफ में अप्लाई कर रहे हो। उसके बाद एनालिसिस, ब्रेकिंग कम्युनिकेशन इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट में तोड़ना, कि अच्छा उन्होंने ऐसा कहा था, चलो उसे तोड़ते हैं, चलो उसे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट में तोड़ते हैं। जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बात कही थी, क्या कही थी? कि सक्सेस इज 1% इंस्पिरेशन, 99% परस्पिरेशन। कॉम्प्रिहेंड करो, पहले समझो मतलब को, कि कुछ सक्सेस के बारे में बात की जा रही है। एनालिसिस क्या है? ब्रेकिंग इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट, कि अच्छा ये कहा जा रहा है कि सक्सेस में 1% इंस्पिरेशन होता है, 99% परस्पिरेशन होता है। यानी कि परस्पिरेशन का मतलब हो गया मेहनत, इंस्पिरेशन का मतलब हो गया मोटिवेशन। कि मोटिवेशन से आप 1% आगे बढ़ सकते हो, पर 99% आगे आप मेहनत से ही बढ़ोगे। तो ये हुआ एनालिसिस करना, आपने एनालाइज किया स्टेटमेंट को, आपने अंडरस्टैंडिंग लेवल पे उसे समझ तो लिया, कॉम्प्रिहेंड तो कर लिया, आप आपने उसे एनालाइज किया। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? वो जो टूटे हुए पार्ट है, एनालिसिस करने समय जब आपने एक चीज को तोड़ा है कंस्टिट्यूएंट पार्ट में, क्या उस टूटे हुए पार्ट को आप जोड़ सकते हो? क्या आपको तीन चार टूटे हुए चीजें मैंने दे दी, तीन चार टूटे हुए शब्द मैंने दे दिए, क्या आप उसको जोड़ के एक मीनिंग बना सकते हो? ये हुआ सिंथेसिस। सिंथेसिस मतलब कुछ कोई चीज क्रिएट करना। तो क्या आप ये कर पा रहे हो? क्या आप चीजों को सिंथेसाइज कर पा रहे हो? वो होती है कॉग्निटिव डोमेन। अक्सर ये डोमेन हमारा काम करता है जब हम बचपन में पजल खेलते हैं, पजल्स होता है ना, या फिर जब हम वो रूबिक्स क्यूब सॉल्व करते हैं, यहाँ हम सिंथेसिस करते हैं, टूटे हुए चीजें उन्हें हम जोड़ने की कोशिश करते हैं। या फिर जब बचपन में आपने पहली बार कोई मशीन खोला था स्क्रू ड्राइवर से, तो फिर आपने इसको कैसे लगाया? आपने याद कर लिया था कि अच्छा ये यहाँ लगता है, ये यहाँ लगता है, फिर आपने उसे वैसे ही जोड़ा और आपने सिंथेसिस किया, ठीक है।
इसके बाद आता है इवैल्यूएशन, जजमेंट अबाउट वैल्यू ऑफ मेथड्स एंड मटेरियल्स। अब आप मेथड्स और मटेरियल्स के बारे में जजमेंट करते हो, इवैल्यूएट करते हो चीज़ों को कि आपने कितने अच्छे से सीखा, कितना आपका उसमें इनपुट रहा, कितना आपको आउटपुट मिला। सो ये होता है कॉग्निटिव डोमेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है इफेक्टिव डोमेन। याद रखने का तरीका क्या है? आर स्क्वायर वी ओ आई। इफेक्टिव डोमेन क्रैथहोल ने दिया था। आर स्क्वायर वी ओ आई मतलब क्या? रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनलाइजिंग वैल्यू। इफेक्टिव डोमेन जो आपको अफेक्ट कर रहा है जोड़ों में, वो होता है इफेक्टिव डोमेन। इसका मतलब क्या है? पहले रिसीविंग यानी विलिंगनेस टू लिसन, पहले आपने सुना। जब आप कुछ सीख रहे हो, आपने कुछ सुना, राइट? जैसे आप ये लेक्चर सुन रहे हो, तो ये रिसीविंग है। विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट यानी रिस्पॉन्डिंग, आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप कमेंट करके पूछ रहे हो कि अच्छा सर ये नहीं समझ में आया, ये जरा फिर से समझा देंगे। अच्छा यहाँ पे सर मुझे लगता है आपको ऐसे पढ़ाना चाहिए था सर, ये आप अगर ऐसे करते तो अच्छा रहता। तो आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, रिस्पॉन्डिंग। आप सिर्फ सुन नहीं रहे हो, आप रिस्पॉन्ड भी कर रहे हो। अक्सर हम सिर्फ सुनते हैं कि अच्छा ओके, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमेशा हमें रिस्पॉन्ड करना चाहिए, कभी कभी हमें समझना चाहिए। समझ के हम रिस्पॉन्ड करें तो सही है, पर अगर हम रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं वो भी गलत है, यानी कि हम सुन ही नहीं रहे। तो रेस्पॉन्डिंग यानी विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट। फिर वैल्यूइंग, वैल्यूइंग मतलब विलिंगनेस टू बी इन्वॉल्व्ड। आप उस चर्चा में इन्वॉल्व हो, आप उस चर्चा में अपना इनपुट दो, अपना वैल्यू ऐड करो। फिर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हुआ? विलिंगनेस टू बी एन एडवोकेट ऑफ आइडियाज। अब आप आइडियाज दो, आइडियाज प्रपोज करो, या जो आइडियाज आ रहे हैं उन्हें स्वीकार करो, उन पे चिंतन करो, ऑर्गेनाइज करो। कि नहीं, आपने ए बी सी डी क्रम में बोला है, हमें लगता है कि बी सी डी ई क्रम में होना चाहिए। ऑर्गेनाइज करो चीजों को। जैसे आप खाना बनाना सीख रहे हो, तो आपने ऑर्गेनाइज कर लिया कि पहले पतीला रखेंगे, फिर दूध रखेंगे, फिर पानी रखेंगे, जब पत्ती रखेंगे, चीनी रखेंगे, अदरक रखेंगे, इलायची रखेंगे। आपने ऑर्गेनाइज किया, ये ऑर्गेनाइजेशन है। फिर आती है इंटरनलाइजिंग वैल्यू यानी कैरेक्टराइजेशन, जब ये चीज आपका अपना बिहेवियर बन जाए। जब आप 4-5 बार चाय बनाओगे, फिर आपको इतना सोचना नहीं पड़ेगा कि पहले पत्ती डाले कि चीनी डाले या चाय पत्ती डाले। कोई जरूरत नहीं है। चाय बनाना आपकी फितरत बन जाएगी, आपके आत्मा का सार हो जाएगा, आपके आत्मा का भाव हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में ये कहा है कि शिक्षा आत्मा का हिस्सा बनना चाहिए। शिक्षा इसलिए नहीं लेनी चाहिए कि इससे हम कुछ हासिल कर सके। शिक्षा इसलिए लेनी चाहिए कि वो शिक्षा हमारे आत्मा का भाव, आत्मा का व्यवहार बन सके, आत्मा में निहित हो सके। ये भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को कहा था। इंटरनलाइजिंग वैल्यू, जब वो चीज आपके नेचर हो जाए, आपके अंदर का हिस्सा बन जाए। जैसे टीचिंग मेरे लिए अब एक नेचर हो गया है, मेरे बिहेवियर में टीचिंग है। मैं नॉर्मल कन्वर्सेशन भी करता हूँ, और अगर कोई मुझसे कुछ पूछ ले तो मैं उसमें 5 मिनट जरूर बोल दूंगा, 10 मिनट जरूर बोल दूंगा, अगर मुझे वो पता है, अगर मेरे कैपेसिटी में है तो, क्योंकि वो मेरा नेचर बन चुका है, वो मेरा इंटरनलाइजिंग वैल्यू है। तो जब आप उस लेवल पे चल जाओ, यानी कि आपका अफेक्टिव डोमेन अब एक्टिवेट हो चुका है, ज्ञान चक्षु खुल चुके हैं आपके। जैसे कोडर्स, हमेशा उसके फितरत में है वो कोडिंग। वो कोई भी चीज देखेंगे उनके कोड सोचते हैं वो। तो ये इंटरनलाइजिंग वैल्यू है, सबसे चरम सीमा है। आप कोई भी चीज सीख सकते हो, उसका चरम सीमा है ये, जब आप हमेशा उसके बारे में सोच रहे हो, जब वो आपका चरित्र बन चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइकोमोटर डोमेन, साइकोमोटर डोमेन ये एक्चुअली उससे एक लेवल ऊपर है, इससे एक लेवल ऊपर है पिछले वाले से। इसका ट्रिक है इम्पैन, इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसीशन, आर्टिकुलेशन, नेचुरलाइजेशन। इसमें लास्ट में नेचुरलाइजेशन भी थोड़ा बहुत वही है जो मैंने अभी बताया। इमिटेशन यानी कि जब आप किसी एक स्किल्ड इंसान से देख के उसे इमिटेट करते हो। जैसे आप एक्टर बनना चाहते हो, आपने देखा शाहरुख खान ऐसे एक्टिंग करता है, आपने उसकी तरह करने की कोशिश की। तो आप कैसे सीख रहे हो? आपका कौन सा डोमेन काम कर रहा है? साइकोमोटर डोमेन काम कर रहा है, इमिटेट कर रहे हो आप। फिर मैनिपुलेशन, लर्नर ट्राइज टू एक्सपेरिमेंट वेरियस एस्पेक्ट। फिर आपने सोचा कि अच्छा शाहरुख खान ऐसे करता है, मैं भी ऐसे करके कोशिश करता हूँ, या मैं ये करने की कोशिश करता हूँ। तो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप मैनिपुलेट कर रहे हो, करेक्ट। प्रेसिशन, प्रेसिशन मतलब आप कितना सटीक कर रहे हो, कितना सटीक सीख रहे हो। और ये एक्यूरेसी कहाँ से आएगी? प्रैक्टिस से आएगी। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप एक्यूरेट हो जाओगे। डॉक्टर्स, लॉयर्स, इन सब का प्रोफेशन ऐसे ही है। टीचर्स, इन सब का प्रोफेशन ऐसे ही है। आप जितना प्रैक्टिस करते हो उतना आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है, आपका प्रेसिशन बढ़ता है। उसके बाद आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेशन मतलब होता है कि आप कितने अच्छे से समझा पा रहे हो कोई चीज को। एक होता है कि आपने खुद समझ लिया, और एक होता है कि आपने समझा भी दिया। अक्सर लोग खुद समझ जाते हैं पर समझा नहीं पाते, क्योंकि आर्टिकुलेशन में काफी स्किल्स की जरूरत होती है। जैसे कम्युनिकेशन, राइट चॉइस ऑफ वर्ड, ये सारी चीजें, एक्सप्रेशंस, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है आर्टिकुलेशन के लिए। बहुत कम लोग हैं जो चीजों को आर्टिकुलेट कर पाते हैं अच्छी तरह से। और ये आर्टिकुलेसी भी कहाँ से आती है? प्रैक्टिस से आती है। प्रैक्टिस से जब आप एफिशिएंट हो जाओ, इफेक्टिव हो जाओ, तब आप चीजों को आर्टिकुलेट कर पाओगे।
और उसके बाद नेचुरलाइजेशन, जब आपका नेचर बन जाए, स्किल इज इंटरनलाइज्ड, आपने इस तरह से सिखाया कि सामने वाला बिल्कुल स्किलफुल हो गया और उसका नेचर हो गया वो, अब उसको कोई बदल नहीं सकता, इंटरनलाइज हो गया उसका स्किल उसका एक हिस्सा बन चुका है, उसका एक अंग बन चुका है, तो उसे हम साइकोमोटर डोमेन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर ले। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज रिफ्लेक्ट द कॉग्निटिव डोमेन ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, इनमें से कौन सा चीज हमें ब्लूम के कॉग्निटिव डोमेन के बारे में बताता है, याद रखिए कॉग्निटिव। एनालाइजिंग अ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, ऑर्गेनाइजिंग अ कम्युनिटी इवेंट, क्रिएटिंग अ बिजनेस प्लान, सॉल्विंग अ केस स्टडी, इनमें से कौन सा टैक्सोनॉमी जो है वो कॉग्निटिव डोमेन को दिखाता है, सॉरी क्वेश्चन दे दिया मैंने, आंसर दिखा दिया, सो सॉरी। एनीवेज चलो, 1 3 4, करेक्ट ऑप्शन क्या है, 1 3 4, ये तीनों चीजें, ये तीनों चीजें कॉग्निटिव डोमेन बताती है। एनालाइजिंग अ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, एनालाइज कर रहे हो, याद रखो उसमें एनालाइसिस एनालिसिस था। क्रिएटिंग अ बिजनेस प्लान, क्रिएट था, याद रखो, जो लास्ट वाला ऑप्शन था वो क्या था, क्रिएट। ओके, और सॉल्विंग अ केस स्टडी, चलो पीछे चलते हैं, समझते हैं। कॉग्निटिव डोमेन में क्या है, एनालाइज है, क्रिएट है, और सॉल्विंग है। सॉल्विंग अ केस स्टडी यानी कि इवेलुएट कर रहे हो आप। ओके, तो ये तीनों डोमेन इसमें आते हैं। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर फॉल्स अंडर इफेक्टिव डोमेन, इनमें से कौन सा बिहेवियर इफेक्टिव डोमेन के अंदर आता है। शोइंग एम्पैथी टुवर्ड्स पियर्स, पियर्स यानी जो आपके साथ काम करते हैं। क्रिटिकिंग अ लिटरेरी वर्क, एक किसी ने कुछ पोएम लिखी या नॉवेल लिखा, आप उसका क्रिटिक कर रहे हो। पार्टिसिपेटिंग इन अ डिबेट रिस्पेक्टफुली, सॉल्विंग अ मैथ प्रॉब्लम। तो वन और थ्री, ऑप्शन वन और थ्री इफेक्टिव डोमेन में आता है। पार्टिसिपेटिंग इन अ डिबेट और शोइंग एम्पैथी टुवर्ड्स पियर, ये इफेक्टिव डोमेन में आता है। ओके, क्योंकि इफेक्टिव डोमेन इमोशनल रिस्पॉन्स, वैल्यूज, इन सब के साथ डील करता है, तो इसलिए ये दोनों चीजें इसमें आती है। ओके, नेक्स्ट, द साइकोमोटर डोमेन फोकसेस ऑन फिजिकल एंड मोटर स्किल्स, द कॉग्निटिव डोमेन इंक्लूड्स क्रिएटिंग न्यू नॉलेज। क्या लगता है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, या एक ट्रू एक फॉल्स, एक फॉल्स एक ट्रू। साइकोमोटर डोमेन फोकसेस ऑन फिजिकल एंड मोटर स्किल्स, कॉग्निटिव डोमेन इंक्लूड्स क्रिएटिंग न्यू नॉलेज, क्या लग रहा है आपको, कमेंट करके बताइए कि ये क्या लग रहा है, पॉज करिए और कमेंट करिए कि आपको इसका आंसर क्या लग रहा है सही, क्या इसका सही आंसर होना चाहिए। ओके, इसका सही आंसर जो होगा वो मैं कमेंट में पिन करूंगा, आज नहीं, एक दिन बाद। अगर आपके कमेंट्स नहीं आते हैं तो भी मैं कर दूंगा, अगर आते हैं तब तो अच्छी बात है, पर प्लीज इसका आप आंसर बताएं कि क्या होगा। ओके, मैं यहीं पे इसको स्टॉप शेयरिंग करूंगा, क्योंकि मैंने एक बार और एंटर दबाया तो आंसर दिख जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन था, इसलिए आई स्टॉप शेयरिंग इट राइट हियर। और ये रहा आज का क्लास हमारा, जहाँ पे हमने पहला लेक्चर टीचिंग एप्टीट्यूड का किया, यूजीसी नेट जून के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये लेक्चर पसंद आया होगा, कोई बकवास नहीं किया हमने, पूरा फुल कंटेंट है जहाँ पे आपको क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं और लेक्चर का डिस्कशन भी मिल रहा है। इसके बाद हम एक नए लेक्चर के साथ आएंगे। शुरू किया हमने टीचिंग एप्टीट्यूड के साथ, पर हम एक यूनिट एक बार में नहीं करेंगे, हम 2 3 यूनिट के साथ चलेंगे, हो सकता है अगले दिन में कोई और यूनिट लेके आऊँ। तो इट विल बी गोइंग लाइक दैट। और मैं कोशिश करूंगा कि रोज आ जाए वीडियो, पर वो मुश्किल है क्योंकि मैं रिच कंटेंट लेके आता हूँ, रिच कंटेंट बनाने में टाइम लगता है, तो अगर वीडियो कभी कभी डिले हो तो ये मत समझना कि वीडियो नहीं आएगा, हो सकता है मैं 2 दिन के गैप पे आऊँ या 3 दिन के गैप पे आऊँ, पर आई विल बी कमिंग विथ लेक्चर्स, आई हैव डिसाइडेड दैट। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं उस पर खड़ा उतरूंगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ 9830060368 पे कमेंट करें, और मतलब व्हाट्सएप करें, और यूट्यूब पे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना ज़रूर ना भूलें। और टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ अभी जाएगा 10 मिनट के अंदर, तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एंड अच्छे से पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।